हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड लेक्चर ऑफ द इकोनॉमिक्स। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, जिसका ऑलरेडी एक लेक्चर आ चुका है। आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर एक इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा जिसके अंदर आपको पैरा लेक्चर मिल जाएगा, जो कि पैरा लेक्चर रिलेट करता है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इसका सेकंड लेक्चर हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जो कि रिलेटेड है नेशनल इनकम से। अब मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि जो भी बच्चा है, जो भी स्टूडेंट है, या फिर जो भी एस्पिरेंट है फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन और द अदर कंपटीशन एग्जामिनेशन, जिसको बिल्कुल भी इकोनॉमिक्स नहीं आती है, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पहले आप पहला वाला लेक्चर देख लीजिए, जो फर्स्ट लेक्चर है, जिससे आपको नॉलेज हो जाएगी कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स क्या है। इवन मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इवन मैंने आपको हर चीज क्लियर करी है, जिससे आपके एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए कि इकोनॉमिक्स एक्चुअल में है क्या। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर। देखो, सबसे पहले क्या है कि जैसे कि हम नेशनल इनकम टॉपिक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि नेशनल इनकम होती क्या है। क्लियर। अब देखो दोस्तों, क्या है कि नेशनल इनकम को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि नेशनल का मतलब क्या है। क्या मतलब है कि नेशनल का एक्चुअल मीनिंग क्या है नेशनल इनकम समझने से पहले। तो देखो, नेशनल का मतलब होता है कंट्री। जैसे कि आप जानते हो कि जो भी कंट्री है दैट इज कॉल्ड ऑल्सो अ नेशनल। अब हम नेशनल इनकम समझने से पहले यह समझेंगे कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल इनकम क्या होती है। मींस पर्सनल इनकम और इंडिविजुअल इनकम। अब देखो, कई सारे बच्चे जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो उनमें से अधिकतर बच्चे तो साथ में जॉब भी करते हैं। क्या करते हैं? प्राइवेट नौकरी भी कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि बड़ी पोस्ट मिल जाए। क्लियर। तो छोटी पोस्ट की जॉब कर रहे हैं, तो क्या है कि उनकी एक पर्टिकुलर इनकम होगी। क्या होगी? उनकी पर्टिकुलर एक इनकम होगी। अब ये इनकम क्यों, इनकम का डेटा हमें क्यों रखना है, आप समझिए कि इंडिविजुअल को इनकम का डेटा क्यों रखना है। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, कोई बच्चा जॉब कर रहा है, कोई एम्प्लॉय है जो जॉब कर रहा है 2012 से। उसने जब स्टार्ट किया था 2012 में, जब उसकी सैलरी थी 10,000। कितनी थी? 10,000 उसकी सैलरी थी। अब राइट नाउ 2024 चल रहा है और 24 में उसकी सैलरी हो गई 1 लाख। बट उसको पता है कि उसको 2012 का उसके पास डेटा है कि हाँ, मेरी 2012 में 10,000 रुपए सैलरी थी। सिर्फ ओनली कितनी थी? 10,000 मेरी सैलरी थी, और अभी 2024 में मुझे 1 लाख मिलते हैं। अगर उसके पास डेटा नहीं होगा, ये 10,000 का अगर उसके पास डेटा नहीं होगा, तो वो कैसे डिफाइन करेगा कि मेरी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है? क्या हुआ है कि वो कैसे डिफाइन करेगा कि मेरी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है? अब इसको डिफाइन करने के लिए उसके पास प्रीवियसली डेटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसके पास जो प्रीवियसली डेटा है, हर ईयर का डेटा होना चाहिए, जिससे वो ये डिफाइन कर सके कि मेरी ग्रोथ हो रही है कि मेरा रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रही है कि रिडक्शन हो रहा है। तो इसी को देखते हुए नेशनल इनकम भी डेटा हम निकालते हैं, क्योंकि कंट्री का पता चले कि कंट्री की ग्रोथ हो रही है कि कंट्री की डिप्रेशन में जा रही है, क्या फिर डिप्रिसिएशन में जा रही है कंट्री, या फिर रिसेशन में जा रही है, या फिर कंट्री का लॉस हो रहा है, या फिर कंट्री की ग्रोथ हो रही है, जो कि डिफाइन करी जाएगी कैसे? अगर उसके पास डेटा होगा। तो क्या होगा दोस्तों? अगर उसके पास डेटा होगा प्रीवियसली ग्रोथ का, जो इनकम का, तो वही डिफाइन कर पाएगी कि मेरी कंट्री ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही। तो क्या है नेशनल इनकम? क्या है कि ऐसी इनकम जो कि कंट्री की इनकम को डिफाइन करे, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं कि नेशनल इनकम किसको बोलते हैं?
कि जो कंट्री की इनकम को डिफाइन करे। क्लियर? अब इस इनकम को कैलकुलेट करने के लिए भी प्रोसेस होना चाहिए। क्या है दोस्तों? कि इस इनकम को कैलकुलेट करने की भी प्रोसेस होना चाहिए, और इसी को प्रोसेस को बोलते हैं हम जीडीपी। जीडीपी जीडीपी के जरिए इस इनकम को मेजर किया जाता है। किसके जरिए? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है दोस्तों? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। अब यह सबसे पहले 1934 में कंसेप्ट आया था। जीडीपी का कंसेप्ट आया था 1934 में, जो कि अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, सॉरी, अमेरिका के एक इकोनॉमिस्ट थे, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। क्या नाम था उनका? साइमन कुजनेट्स। ये अमेरिका के इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने 1934 में सबसे पहले जीडीपी का कंसेप्ट दिया। क्या दिया? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया? कि जो कि अमेरिका के इकोनॉमिस्ट थे, साइमन कुजनेट, उन्होंने इसका कंसेप्ट दिया सबसे पहले। अब यह बोला गया कि इसी जीडीपी के जरिए देश की इकोनॉमी और देश की इनकम डिफाइन करी जाएगी। क्या करी जाएगी? देश की इकोनॉमी और देश की इनकम, नेशनल इनकम निकाली जाएगी, कैलकुलेट करी जाएगी। देन आफ्टर कंपेयर होगा कंट्रियों में कि किसकी इनकम, नेशनल इनकम ज्यादा है। जैसे कि हम बोलते हैं कि इंडिया इज फिफ्थ लार्जेस्ट। क्या है? इंडिया इज अ फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब ये किस बेसिस पर बोलते हैं? हम किस बेसिस पर बोलते हैं कि इंडिया पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? जैसे मैं हिंदी में बताऊं कि हम किस बेसिस पर बोलते हैं कि इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हम बोलते हैं इसके मार्केट और इनकम की, जो कि मार्केट की वैल्यू है, इस बेसिस पर बोलते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया की मार्केट है 3.9 ट्रिलियन डॉलर। क्या है? 3.9 ट्रिलियन डॉलर। इसी बेसिस पर बोलते हैं हम कि इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। और मैंने आपको किसी भी लेक्चर में नहीं बताया है क्रम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि कौन कौन सी कंट्री पहले नंबर पर है और फिफ्थ नंबर पर है इंडिया है। तो जैसे सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूएसए की। याद रखना कि सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूएसए की। दूसरी है दोस्तों चाइना दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तीसरी है जापान तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और फोर्थ है जर्मनी कंट्री फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और फिफ्थ है इंडिया। और सिक्स्थ है यूके। और यूके को हमने पछाड़ दिया था, पीछे कर दिया था। ये पूरे क्रम है। क्या है? कि सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूएसए की, देन आफ्टर उसके बाद है चाइना, और तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है जापान की, और फोर्थ है जर्मनी की, और फिफ्थ है इंडिया की। और मैं आपको बताऊं कि 2030 तक इंडिया जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द नेशनल इनकम और द इंडिविजुअल इनकम, और हमें इसका डेटा क्यों रखना पड़ता है नेशनल इनकम का। और मैंने आपको यह भी बताया कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है, और किसने, अमेरिकन जो इकोनॉमिस्ट था साइमन कुजनेट, उसने सबसे पहले 1934 में जीडीपी का कंसेप्ट दिया था, जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आपको पूरी तरह समझ में आ गया नेशनल इनकम क्या होती है। चलो अपन आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों, जीडीपी, अब हम समझेंगे कि जीडीपी एक्चुअल में होता क्या है। जीडीपी एक्चुअल में होती क्या है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसके समझने से पहले आप पहले दो डिफरेंस जान लीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरत पड़ेंगे, ग्रॉस और नेट। देखो ये दोनों का डिफरेंस जान लीजिए। देखो ग्रॉस जो होता है ना, ग्रॉस का अगर देखा जाए तो हमारा मैथमेटिक्स में होता है टोटल जिसको बोला जाता है, इकोनॉमिस्ट में उसी को बोला जाता है ग्रॉस।
क्या बोला जाता है? ग्रॉस उसी को बोला जाता है जो कि टोटल होता है। मैथमेटिक्स में जिसको हम टोटल बोलते हैं, मीन सब मिला के। अगर हम ये नहीं देखेंगे कि इसका डिप्रीसिएशन कितना है, इसको हटा दो, रिड्यूस कर दो, इवन डिप्रीसिएशन एंड इन्फ्लेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन ग्रॉस, दैट इज कॉल्ड अ ग्रॉस और टोटल। और नेट क्या होता है? नेट में डिप्रीसिएशन को रिमूव कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? डिप्रीसिएशन को रिमूव कर दिया जाता है, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है फ्रॉम दी ग्रॉस। तो वो क्या बन जाता है? नेट बन जाता है। समझ में आ गया मेरी बात को? जब डिप्रीसिएशन किसी भी चीज में इन्वॉल्व होगा, दैट इज कॉल्ड अ ग्रॉस। और जिसके अंदर से डिप्रीसिएशन सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ नेट। समझ गए मेरी बात को? तो दो एग्जांपल समझ गए, दो डिफरेंस कि ग्रॉस और नेट में डिफरेंस क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्लियर? अब हम समझते हैं कि जीडीपी होता क्या है। जीडीपी होता क्या है? तो देखो इसकी डेफिनेशन ऑफिशियली देखो, वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स, इसकी डेफिनेशन याद रखना, वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस within country over a year। एक साल में कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करा जाएगा, उसकी वैल्यू को हम बोलते हैं जीडीपी। क्या बोलते हैं? जीडीपी। कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है एक साल के अंदर कंट्री के अंदर, बाउंड्री ऑफ कंट्री के अंदर, उसी को, उसकी वैल्यू को बोलते हैं जीडीपी। अब वो कौन सा ईयर है? तो देखो आप जानते हो कि हमारे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, जैसे कि जो भी पर्सन है वो अगर फाइनेंशियल काम से रेट करता है तो उसको पता होगा कि इंडिया में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है। फाइनेंशियल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर, नया फाइनेंशियल ईयर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। क्या है? हमारे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विस का, उसकी वैल्यू कहलाएगी जीडीपी। समझ गए मेरी बात को? कि जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होगा इंडिया के अंदर एक साल के अंदर, उसी को वैल्यू को बोलेंगे जीडीपी, उसकी वैल्यू को बोलेंगे जीडीपी। समझ में आया मेरी बात को? अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए कि जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, क्या है? कि मान लीजिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को तो हम मानते हैं कि वो इंडिया का पार्ट है, ऐसा मानते हैं इंडिया का पार्ट है। तो क्या वहां पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो फैक्ट्री बनी हुई है, जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रही है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, क्या वो जीडीपी में इंक्लूड करी जाएगी? बिल्कुल नहीं करी जाएगी। क्यों नहीं करी जाएगी? क्योंकि वो हमारे टेरिटरी के अंदर, अभी हमारे अंडर नहीं है, हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है। हालांकि हम बोलते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ द इंडिया। क्लियर? बट हमारे जो कंट्रोल में नहीं है अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जब ये कंट्रोल में आ जाएगा, देन आफ्टर वी इंक्लूड इन द जीडीपी। क्या है? उसको हम इंक्लूड करेंगे जीडीपी के अंदर। अब क्वेश्चन बनता है कि सर जीडीपी का यूजेबिलिटी क्या है? जीडीपी की यूजेबिलिटी क्या है? यूजेस बताइए, इसका यूजेस क्या है? तो देखो सबसे पहला यूजेस है कंपेयर दी कंट्री। क्या बोला मैंने? कि जितनी भी कंट्री हैं उनका कंपेयर करने में जीडीपी का बड़ा यूज है। जीडीपी का बड़ा ही यूज है। अगर कंट्री को कंपेयर करना कि कौन सी कंट्री अच्छी ग्रोथ कर रही है और कौन सी कंट्री ग्रोथ नहीं कर रही, दैट डिफाइन बाय जीडीपी, दैट डिफाइन बाय जीडीपी। जीडीपी के जरिए ही डिफाइन करी जाएगी कि कंट्री ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही। दूसरा क्या है? दूसरा ये दिखाएगा कि प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। क्या है? प्रॉस्पेरिटी ऑफ, और वी कैन से वेल्थ ऑफ कंट्रीज। क्या है? कि ये क्या दिखाएगा कि कंट्री की प्रॉस्पेरिटी, कंट्री कितनी अमीर है, कितनी गरीब है,
और इसके साथ साथ ये भी बताएगा कि कंट्री के पास कितनी वेल्थ है और कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये डिफाइन करेगी जीडीपी। क्या डिफाइन करेगी? जीडीपी। अब सर ये बताइए कि जीडीपी को डिफाइन कैसे करा जाएगा। मान लीजिए हमारी कंट्री में 100 का प्रोडक्शन हुआ पिछली साल, मान लीजिए हमने माना पिछली साल हमारे कंट्री में 100 रुपीज प्रोड्यूस हुए। क्या हुआ? 100 रुपीज के गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए। एग्जांपल दे रहा हूं, ये तो बहुत छोटा एग्जांपल, 100 रुपीज का नहीं होगा। क्लियर? जैसे मानिए पिछली साल हमारी कंट्री में 100 रुपीज के गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए और इसी साल अगर देखा जाए तो हमारी कंट्री में हुआ 108 वैल्यू के गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए। तो हमारी कंट्री में 8% ग्रोथ हुई है। कितनी हुई है? 8 ग्रोथ हुई है। इसकी ग्रोथ कितनी हुई है? 8 ग्रोथ हुई है। तो यही डिफाइन करेगा। समझ में आया मेरी बात को? तो जीडीपी क्या होता है कि जीडीपी वह होती है जो कि वैल्यू को डिफाइन करती है ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री ओवर अ ईयर। और कौन सा ईयर? फाइनेंशियल ईयर दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। कब से स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक जो फाइनेंशियल ईयर हमारे इंडिया में माना जाता है, इसी को बोलते हैं जीडीपी। एक साल में जितना भी प्रोड्यूस होगा। समझ में आए मेरी बात को? और इवन आप इस बात का ध्यान रखना, जो टेरिटरी हमारे कंट्रोल में है दैट ओनली कंसिडर्ड इन अ जीडीपी। जीडीपी के अंदर क्या है? जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है कि ग्रॉस क्या है कि ग्रॉस माने इट इंक्लूड डिप्रीसिएशन ऑल्सो। और डोमेस्टिक क्या है? डोमेस्टिक मतलब हमारी बाउंड्री। और प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू द गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है? प्रोडक्ट्स क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज है। समझ में आया मेरी बात को? इतना क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलते अपन, जीडीपी समझ में आ गया पूरी तरह। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एनडीपी। अब देखो एनडीपी क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है एनडीपी का फुल फॉर्म? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अभी मैंने आपको बताया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट। मैंने आपको यह भी बोला था कि इसको बिल्कुल कंसेप्ट को याद कर लेना, क्योंकि ग्रॉस और नेट में पूरी कहानी रिवॉल्व होगी। क्या होगी? पूरी कहानी ग्रॉस और नेट में रिवॉल्व होगी। बिल्कुल इसको कंठस्थ कर लेना। अगर आपको नहीं फिर से भूल गए हो तो मेरे लेक्चर में आप जाइए, थोड़ा पीछे कर लीजिए लेक्चर को और देखिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट। क्लियर? अब जैसे मैंने बताया था, जहां पर जिस जगह नेट वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता है कि रिडक्शन ऑफ और सब्ट्रैक्शन ऑफ डिप्रीसिएशन। क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ डिप्रीसिएशन। क्या है? जीडीपी में से जब हम जीडीपी में से, एनडीपी क्या है कि जीडीपी में से हम जब डिप्रीसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दैट इज कॉल्ड एनडीपी। क्या है? एनडीपी क्या डिफाइन करता है कि जीडीपी से जब हम डिप्रीसिएशन को रिमूव कर देते हैं दैट इज कॉल्ड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है वो? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जब हम जीडीपी में से डिप्रीसिएशन को रिमूव कर देते हैं और दी वियर एंड टियर। अब ये सर डिप्रीसिएशन होता क्या है ये तो समझाइए हमें। आप तब से बोल रहे हो कि डिप्रीसिएशन। अब डिप्रीसिएशन है क्या ये तो बताइए हमें, हम तो इनिशियल स्टेज पर हैं। तो देखो डिप्रीसिएशन का मतलब होता है कि जैसे मानिए 2012 में आपने एक कार खरीदी, आपने मान लीजिए वैगनार कार खरीदी आपने 2012 में। अब आपके पास पैसा ज्यादा आ गया है, आपके पास, आपने मानिए वैगनार खरीदी आपने 2012 में 5 लाख की। कितनी खरीदी? 5 लाख की आपने एक कार खरीदी 2012 में 5 लाख की, जिसका नाम था वैगनार। हालांकि मैं किसी कार का प्रमोशन नहीं कर रहा और वैगनार मैंने आज तक चलाई भी नहीं है, ठीक है। तो वैगनार कार खरीदी और 5 लाख की कार खरीदी आपने वैगनार। अब 2012 में, अब 2024 आ गया। अब आप सोच रहे हो कि हमारे पास बड़ा ही पैसा आ गया है और हमने बहुत पैसा कमा लिया मेहनत करके, अब मैं फॉर्च्यूनर खरीदना चाहता हूं। क्या है कि आप जाते हो फॉर्च्यूनर खरीदने जाते हो या फिर
स्कॉर्पियो खरीदने जाते हो, क्योंकि स्कॉर्पियो का नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये इंडियन कंपनी है। क्लियर? फॉर्च्यूनर इंडियन कंपनी नहीं है, तो पहले मैं अपनी इंडिया को प्रमोट करूंगा। क्लियर? तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, तो पहले स्कॉर्पियो खरीदने गए, फॉर्च्यूनर को रिमूव कर दीजिए। फॉर्च्यूनर 50 लाख की पड़ेगी, स्कॉर्पियो आपको 20-25 लाख की पड़ जाएगी। तो हमारी इंडियन गाड़ी पर जाइए आप बिल्कुल मत जाइए फॉरेन गाड़ी पर। अब आप क्या करोगे, इस वैगनआर को बेचने जाओगे। क्या 10 साल बाद इसको बेचने जाओगे वैगनआर को, कि जो आपने 5 लाख की खरीदी थी 2012 में, 2024 में इसमें बेचने जाओगे और स्कॉर्पियो खरीदोगे। अब ये बेचने जाओगे तो आपको लगता है कि यही वैगनआर 5 लाख की जाएगी? नहीं जाएगी। ये जाएगी कितने की? 1 लाख रुपए की। मान लीजिए, एग्जांपल लीजिए कि ये वैगनआर आपने 5 लाख की खरीदी और 2024 में इसको बेचने गए और इसकी प्राइस मिलेगी आपको सिर्फ ओनली 1 लाख। 1 लाख में बेचना हो तो बेच दो, नहीं बेचना हो तो नहीं बेचो। अब इसकी प्राइस रिड्यूस कितनी हो गई? 4 लाख रुपए इसकी प्राइस रिड्यूस हो गई। दैट इज कॉल्ड द डिप्रीसिएशन। क्या है डिप्रीसिएशन? क्या है कि जब किसी भी प्रोडक्ट की ईयर वाइज प्राइस रिड्यूस हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डिप्रीसिएशन। क्या है? ईयर बाय ईयर जिसकी प्राइस रिड्यूस होती जाती है उसी को बोलते हैं डिप्रीसिएशन। मान लीजिए आपने एक फैन खरीदा, फैन का आपने 2 साल बाद सोचा कि मुझे अब नई टेक्नोलॉजी का फैन चाहिए जो कि रिमोट से चले, तो आप इसको बेचने जाओगे मार्केट में, तो आपको लगता है कि उसी प्राइस में जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो आप इसको और सस्ता बेचोगे लोगों को, तो क्या हुआ? उसका डिप्रीसिएशन हो गया। क्या हो गया? डिप्रीसिएशन। तो क्या है कि हर प्रोडक्ट का एक डिप्रीसिएशन होता है। उसकी प्राइस रिड्यूस होते जाती है, प्राइस बढ़ती नहीं है। क्या है? उसकी प्राइस रिड्यूस होते जाएगी, बढ़ेगी नहीं। उसका असेट वैल्यू रिड्यूस होते जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात को? कुछ भी आप प्रोडक्ट खरीदोगे आज लाते ही उसकी हाफ प्राइस हो जाएगी। समझ रहे हो आप? एक बाइक खरीद के लाए और बाइक अगर 2 साल बाद बेचने जाओगे तो आपको आधे में बेचेगी। क्लियर? अगर कोई भी बाइक खरीदता है और उसको बेचने जाता है तो वो हाफ ऑफ प्राइस में बिकती है। आपको पता है इस बारे में? क्लियर? आप जानते होंगे। तो उसी को बोलते हैं डिप्रीसिएशन। और अगर इस डिप्रीसिएशन को हम रिड्यूस करते हैं जीडीपी में से, तो क्या कहलाएगा? वो एनडीपी कहलाएगा। समझ में आया मेरी बात को? आपको एक कंसेप्ट मेंशन करके आना है कि एनडीपी इज इक्विवेलेंट टू द जीडीपी माइनस डिप्रीसिएशन। जीडीपी माइनस डिप्रीसिएशन, दैट इज कॉल्ड द एनडीपी। समझ में आया मेरी बात को? अब सर इसकी यूजेबिलिटी क्या है? तो यूजेबिलिटी क्या है इसकी? सबसे बड़ा तो ड्रॉबैक है इसका। पहला आप किसी भी कंट्री का कंपेयर नहीं कर सकते एनडीपी का यूज करके। किसी भी कंट्री का कंपेयर नहीं कर सकते एनडीपी का यूज करके। क्यों? क्योंकि हर कंट्री के अंदर हर प्रोडक्ट का अलग अलग डिप्रीसिएशन होता है। जैसे इंडिया में किसी चीज का डिप्रीसिएशन ज्यादा हो रहा है और अमेरिका में उसी चीज का डिप्रीसिएशन कम होगा। तो क्या है कि हर कंट्री में इन्फ्लेशन और डिप्रीसिएशन अलग अलग है। तो क्या है, कंट्री का एक्चुअल कंपेयर नहीं हो सकता। एनडीपी के जरिए कंपेयर नहीं हो सकता कंट्रियों के बीच में, आपको जीडीपी से ही कंपेयर करना पड़ेगा। समझ में आए मेरी बात को? तो एनडीपी इज नॉट अ दैट बेस्ट एग्जांपल टू कंपेयर दी कंट्री। कंपेयर करने के लिए एनडीपी बेस्ट नहीं है, क्योंकि हर कंट्री का डिप्रीसिएशन अलग अलग होता है। समझ में आया मेरी बात को? अब सर इसकी यूजेबिलिटी क्या है ये तो बताइए। तो इसकी यूजेबिलिटी सबसे पहली है कि कंट्री का डिप्रीसिएशन पता करना, कंट्री का डिप्रीसिएशन फाइंड आउट करना। इट इज वन ऑफ द यूजेबिलिटी ऑफ एनडीपी। ठीक है? क्लियर? क्लियर? और दूसरा क्या है? ये शो करेगा हमें, क्या शो करेगा? शो द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रमोट द कंट्री टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू एनहांस द asset value of प्रोडक्ट। अगर किसी भी असेट वैल्यू प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब ये कैसे? देखो क्या है कि आप जानते हो कि किसी भी कंट्री में अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा है तो उसके असेट की, उसके प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे मानिए आज स्कॉर्पियो जो गाड़ी है हमारे इंडिया में, उसकी रिटर्निंग वैल्यू बड़ी अच्छी है। क्यों रिटर्निंग वैल्यू अच्छी है? क्योंकि जानते हैं हम कि स्कॉर्पियो गाड़ी बड़ी, जो हिंदी में एक वर्ड बोला जाता है
कि बड़ी ढेट गाड़ी है। ढेट ढेट मतलब कि उसको आप कहीं भी चला सकते हो, पहाड़ पे, जंगलों में, आप उसको कहीं भी ले जा सकते हो। मीन्स वो ऐसी गाड़ी है उसका मेंटेनेंस बड़ा कम है। तो जिस गाड़ी का मेंटेनेंस अच्छा होगा तो उस गाड़ी की रिटर्निंग वैल्यू भी अच्छी होगी। समझ रहे हो मेरी बात को। और ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। कैसे हो रहा है कि किसी भी कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा है तो उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू भी, रिटर्निंग वैल्यू भी अच्छी होगी। समझ में आ रहा है मेरी बात को। तो एनडीपी का दूसरा यूजेबिलिटी क्या है कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाता है। क्या करता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एनहांस करता है। दैट इज द सेकंड यूजेबिलिटी ऑफ द एनडीपी। समझ में आया मेरी बात को। तो आप पूरी तरह समझ गए कि व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज एनडीपी। अगर नहीं भी समझ में आता है तो इस लेक्चर को बार बार देखो। मैं आपको गारंटी लेता हूं अगर आपने इस लेक्चर को 2 या 3 बार देख लिया तो आपको कभी लाइफ में जीडीपी और एनडीपी भूलोगे नहीं। क्या है कि जीडीपी और एनडीपी कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। ये मेरी गारंटी से बोल रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैंने आपको, मेरे जितने भी लेक्चर होंगे इकोनॉमिक्स के, मैं आपको लाइव एग्जांपल से समझाऊंगा। जो भी आपकी सोसाइटी में हो रहा है उसको कनेक्ट करके समझेंगे। और एक और बात ध्यान रखना कि जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना, उसमें मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था कि इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी करना। क्या करना? जितनी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो रही है दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिकल एक्टिविटी कौन सी? जिसमें मनी इन्वॉल्व है। क्या है? और पूरे इकोनॉमिक्स के जितने भी कंसेप्ट पढ़ेंगे हम, उसी में सारे मनी इन्वॉल्व होगी। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जीडीपी और एनडीपी एंड व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ जीडीपी एंड एनडीपी। चले अपन आगे चलो। आप समझेंगे अब जीएनपी। जीएनपी क्या होता है? तो जीएनपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ये क्या है? देखो क्या है कि आपने जीडीपी में समझा, जीडीपी में सिर्फ ओनली डोमेस्टिक कवर करा है हमने। क्या करा है कि जो कंट्री के अंदर, बाउंड्री के अंदर कुछ भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो इनकम जनरेट हो रही है सिर्फ ओनली कंट्री के अंदर, उसी को हम बोलते हैं जीडीपी। बट जीएनपी क्या है कि जो डोमेस्टिक तो कवर करता ही करता है बट नेशनल भी कवर करेगा। जैसे मानिए हमारी बाहर की कंट्रियों से भी पैसा भी तो आ रहा होगा हमको हमारे जो कई सारे इंडियन जो एनआरआई हैं वो विदेश में रह रहे हैं और विदेश की फॉरेन करेंसी हमारे इंडिया में भेज रहे हैं। तो हम दूसरी कंट्री से भी तो पैसा कमा रहे हैं, हम दूसरी कंट्री से भी पैसा कमा रहे हैं। अब इस पैसे को डिफाइन करने के लिए एक नया कंसेप्ट आया जीएनपी, जिसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या है? इसमें कवर करा जाता है कि जीडीपी तो कवर करी जाएगी, जीडीपी तो कवर करी जाएगी, इवन इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और ये कवर क्या करेगा? ये कवर करेगा इनसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड। क्या है? इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या बोला मैंने? कि इनसाइड और आउटसाइड इन्वेस्टमेंट को भी ये कवर करेगा जीएनपी, जिसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या बोला मैंने? कि जब इनसाइड और आउटसाइड की इनकम को, कंट्री की इनकम को जब हम इन्वॉल्व करके बोलते हैं दैट इज कॉल्ड अ जीएनपी। क्या है कि जीडीपी तो डोमेस्टिक तो हो ही रहा है, डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है वैल्यू गुड्स एंड सर्विस का, उसके साथ साथ हम ये भी ऐड कर देंगे जो हम विदेश से पैसा कमा रहे हैं, जो हम इनकम फ्रॉम एब्रॉड से आ रहा है उसको भी ऐड कर देंगे। दैट इज कॉल्ड जीएनपी। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए ऐसी कौन सी इनकम है जो कि एब्रॉड से कमाई जा रही है, वो भी तो बताइए हमको। तो देखो कौन सी इनकम है? पहली इनकम है रिमिटेंस, प्राइवेट रिमिटेंस। अब ये क्या होता है सर रिमिटेंस? देखो दोस्तों क्या होता है कि रिमिटेंस का मतलब मैंने आपको कई लेक्चर में बताया, करंट अफेयर के लेक्चर में। जैसे हमारे देश के कई सारे सिटीजन विदेश में रहते हैं और कई सारे सिटीजन अमेरिका में रह रहे हैं, कई सारे यूके में रह रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में रह रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की करेंसी को कमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट करेंसी की कंट्री की करेंसी को कमा रहे हैं और वो करेंसी अपने परिवार को भेज रहे हैं इंडिया के अंदर।
वो क्या भेज रहे हैं, उसी करेंसी को अपने परिवार को भेज रहे हैं, जो इंडिया में रहता है परिवार उसको वो भेज रहे हैं। तो वही इनकम है इंडिया की, उसको बोलते हैं रिमिटेंस। क्या बोलते हैं, रिमिटेंस। जब किसी भी कंट्री का सिटीजन बाहर के देश में रहता है और वो बाहर की करेंसी अपनी कंट्री में भेजता है, दैट इज कॉल्ड अ रिमिटेंस। और आपको एक और बात बताता हूं कि इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है रिमिटेंस कमाने वाली। अगर 2023 का डेटा देखा जाए तो इंडिया ने $125 बिलियन सिर्फ रिमिटेंस कमाया था। कितना, $125 बिलियन। तो आप इससे एक बात तो समझ गए होंगे कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन तो हालांकि है, बट कई सारे लोग बाग फॉरेन में भी रह रहे हैं जो कि जॉब कर रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं बोलता कि जो फॉरेन में रह रहे हैं वो अच्छा नाम कर रहे हैं, हाँ अच्छा नाम कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट हमारे इंडिया के लोग बाग भी बड़ा काम कर रहे हैं। जो इंडिया में रह के काम कर रहा है वो भी बड़ा नाम रोशन कर रहे हैं। और यही अगर वर्ल्ड बैंक देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेशन लगाया है कि 2024 में इंडिया का रिमिटेंस होगा $135 बिलियन। कितना होगा, $135 बिलियन। तो समझ गए आप मेरी बात को कि पहला जो इनकम होगी अब्रॉड से वो कहां से आएगी, रिमिटेंस से आएगी। कहां से आएगी, रिमिटेंस से आएगी। अब दूसरी इनकम समझते हैं, दूसरी इनकम कहां से आएगी सर ये तो बताइए। देखो पहली इनकम है रिमिटेंस, कहां से आएगी, रिमिटेंस से आएगी। और दूसरी इनकम आएगी इंटरेस्ट ऑन लोन। कहां से आएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन। दूसरी कहां से आएगी, जैसे मानिए हमने कई सारी कंट्री को लोन दिया है या फिर हमने एक्सटर्नल लोन लिया है किसी कंट्री से। एक्सटर्नल लोन, ये इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल कर लेना, ठीक है, नहीं तो आप इंटरनल और एक्सटर्नल में कंफ्यूज हो जाओ। मैं आपको बता देता हूं कि इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन, जैसे मानिए आपने किसी कंट्री को इंडिया ने लोन दिया और किसी ब्याज के बेसिस पर दिया उसको लोन और इंडिया उसका इंटरेस्ट ले रही है उससे, तो दैट इज ऑल्सो इनकम फ्रॉम अब्रॉड। या फिर इंडिया ने किसी दूसरी कंट्री से लोन लिया और इंडिया इंटरेस्ट चुका रही है उसको, इंडिया इंटरेस्ट चुका रही है, तो वो हमारी कंट्री से बाहर जा रहा है इंटरेस्ट, तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन जीएनपी। समझ रहे हो मेरी बात को कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इंक्लूड करे जाएंगे। क्लियर। तो पहला कौन सा है, रिमिटेंस। दूसरा कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन। और तीसरा है एक्सटर्नल ग्रांट। कौन सा है, एक्सटर्नल ग्रांट। क्या होता है एक्सटर्नल ग्रांट, जैसे मानिए कोई कंट्री है कहां पर नेचुरल कैलेमिटी आ गई, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए। जैसे किसी देश में नेचुरल कैलेमिटी आ गई, अब उस देश को क्या है कि अपना रिकवर करने के लिए पैसे मनी की जरूरत पड़ेगी और इंडिया उसकी मदद करता है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ग्रांट। तो वो बाद में रिटर्न करेगा, तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड ना इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और उसका इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज ऑल्सो अ इनकम फ्रॉम अब्रॉड। या फिर इंडिया को किसी ने ग्रांट दिया, तो वो क्या है, वो भी एक इनकम फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स है। क्लियर। तो ये तीन चीजें देखी जाती हैं इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या देखी जाती है, ये तीन चीजें देखी जाएंगी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ गए मेरी बात को। तो क्या है कि रिमिटेंस, इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन और एक्सटर्नल ग्रांट। अब सुनो मेरी बात, अब इंडिया के केस में जो जीडीपी प्लस माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये इंडिया केस है। अब सर ये क्या है, ये इंडिया केस क्यों है ऐसे, देखो क्या होता है कि इंडिया ने क्या किया, इंडिया कमाने की ज्यादा फॉरेनर को देती है। वो क्या है कि कमाने से ज्यादा तो वो देती है, याद रखना, कमाने से ज्यादा तो वो देती है। तो क्या है कि माइनस होता है जीडीपी से, जीडीपी माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि इंडिया के केस में यह कंडीशन है। हालांकि जीएनपी का मतलब होता है जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, पर इंडिया के केस में इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये माइनस होती है, क्योंकि क्या है कि हम ज्यादा पे करते हैं एज कंपेयर टू अर्निंग, तो हमारा क्या निगेटिव में जाता है जीएनपी। समझ में आया। अब इसका यूजेबिलिटी क्या है सर, ये भी बताइए इसके यूजेबिलिटी। तो इसके यूजेबिलिटी समझते हैं। यूजेबिलिटी ये है कि ये इनकम बताता है, इनकम
फ्रॉम इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। क्या बताता है? इंटरनल और एक्सटर्नल की इनकम भी बताता है। क्लियर क्लियर। जीएनपी क्या है कि डोमेस्टिक और नेशनल दोनों इनकम को कवर करेगा। हमारे इंडिया की कोई कंपनी फॉरेन में जॉब का फॉरेन में सेटअप करी, अपना एफडीआई इन्वेस्टमेंट किया है, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज अ, क्या कंसिडर करा जाएगा? जीएनपी में कंसिडर करा जाएगा। समझ में आया मेरी बात को? हालांकि मैं आपको एक चीज नहीं बता पाया, वो मैं बता देता हूं। जैसे जीडीपी, जीडीपी में कौन कौन चीज इन्वॉल्व करी जाती है, तो देखो जैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ये बता देता हूं अभी मैं आपको, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन एंड ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस क्या होता है कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और इंपोर्ट माइनस होगा तो दैट इज कॉल्ड अ ट्रेड बैलेंस। क्लियर, ये भी इसमें इंक्लूड करा जाता है। और इंडिया के केस में आप जानते हो कि इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करती है, एक्सपोर्ट कम करती है, बट इंपोर्ट के प्रोडक्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता जीडीपी के अंदर, क्योंकि इंपोर्ट का प्रोडक्ट दूसरे देश में बना हुआ है। समझ रहे हो आप मेरी बात को कि इंपोर्ट का प्रोडक्ट ऐड क्यों नहीं करा जाता? क्योंकि वो दूसरे देश में बन के इंडिया में आया है, और जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया से वो हमारी कंट्री में बना हुआ है, हमारी कंट्री में बना हुआ है, और एक्सपोर्ट होकर वो दूसरी कंट्री में जाता है। तो आप पूरी तरह समझ गए। तीन कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिए, व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज एनडीपी, व्हाट इज जीएनपी। अब हम समझेंगे एनएनपी क्या होता है। क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, अब इसको हम समझेंगे। क्लियर? आपको तीन चीज समझ में आ गई, जीडीपी, एनडीपी और जीएनपी। अब हम समझेंगे एनएनपी। एनएनपी का फुल फॉर्म क्या है? नेट। तो दैट इज ऑल्सो अ जीएनपी माइनस डिप्रीसिएशन। क्या है? जीएनपी माइनस डिप्रीसिएशन। मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस और नेट में एक ही डिफरेंस है, डिप्रीसिएशन का। ग्रॉस के अंदर डिप्रीसिएशन इंक्लूड रहता है और नेट के अंदर डिप्रीसिएशन एक्सक्लूड रहता है। क्या रहता है? नेट के अंदर डिप्रीसिएशन एक्सक्लूड रहता है और ग्रॉस के अंदर डिप्रीसिएशन इंक्लूड रहता है। तो समझ गए मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मुझे डिप्रीसिएशन बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया कि व्हाट इज एक्चुअल डिफरेंस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिप्रीसिएशन, कि डिप्रीसिएशन का मीनिंग क्या है। मैंने आपको जीडीपी में और एनडीपी में अच्छी तरह समझाया है। आप जाइए पीछे फिर देखिए। मेरा मोटिव यही है, जब तक आपको एक या दो बार लेक्चर देख लोगे तो आपको कभी भूलोगे नहीं। मैं पढ़ाता ही ऐसा हूं कि बच्चे को समझ में आ जाए, छोटे से बच्चे को भी समझ में आ जाए। और मैंने आपको यह भी बताया था, मेरा फर्स्ट लेक्चर देखना, कि चाहे 5th क्लास का बच्चा हो, चाहे 10th क्लास का बच्चा हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो, जिसकी फील्ड इकोनॉमिक्स नहीं है, उसको भी समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। मेरा टारगेट यही है। तो एनएनपी क्या है? जीएनपी माइनस डिप्रीसिएशन। एनएनपी क्या है? डिप्रीसिएशन को माइनस कर देते हैं जीएनपी से, और जीएनपी आपको पता ही है, जीएनपी में बता ही सका हूं। अब क्या है इसके यूजेबिलिटी क्या है, जीएनपी की, एनएनपी की यूजेबिलिटी क्या है? देखो, सबसे पहले यूजेबिलिटी इसकी ये है कि ये अगर एनएनपी में से डिवाइड कर दिया जाए, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, एनएनपी से अगर पॉपुलेशन डिवाइड कर दी जाए तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा पर कैपिटा इनकम। क्या हो जाएगा? पर कैपिटा इनकम के इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर कैपिटा इनकम के इक्विवेलेंट हो जाएगा एनएनपी। अगर एनएनपी को डिवाइड कर दिया जाए पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा पर कैपिटा ऑफ द इनकम। पर कैपिटा ऑफ द इनकम कि मतलब हर आदमी की आय कितनी है, देश की एवरेज पर कैपिटा इनकम निकल जाएगी। क्लियर? इसकी पहले यूजेबिलिटी है। समझ में आया मेरी बात को? और ये इनसाइड और आउटसाइड को भी कवर करेगा, बट डिप्रीसिएशन को रिमूव कर देगा, डिप्रीसिएशन को रिमूव कर देगा। और मैं आपको एक्चुअल बताऊं, ये एनएनपी जो है ना, ये सबसे बेस्ट
वी कैन से बेस्ट बोला जाता है कि ये कंपेयर कर सकता है कंट्रियों के बीच में, क्योंकि ये बेस्ट कंपेयर करता है, क्योंकि इसके अंदर एक तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कवर होते हैं। इनकम क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल इनकम दोनों कवर होती है, और डिप्रीसिएशन रिमूव कर दिया जाता है। क्योंकि क्या है कि कंट्रियों में कंपेयर करने का सबसे बड़ा मेजर जो ड्रॉबैक है वो डिप्रीसिएशन ही है, क्योंकि हर कंट्री का डिप्रीसिएशन एक जैसा नहीं होता। हर कंट्री का डिप्रीसिएशन एक जैसा नहीं होता। किसी कंट्री में डिप्रीसिएशन ज्यादा हो रहा है और किसी कंट्री में डिप्रीसिएशन कम हो रहा है, तो क्या है, कंपेयर नहीं हो पाता। तो एनएनपी एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है और ऐसी टर्म है जिसके जरिए बेस्ट कंपेयर किया जा सकता है कंट्रियों के बीच में। क्या कह सकता है, बेस्ट कंपेयर किया जा सकता है कंट्रियों के बीच में। समझ में आ गई मेरी बात को? तो आप चारों समझ गए कि व्हाट इज जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी और जीएनपी। क्लियर? चलते अपन आगे। अब देखो, सबसे पहले जीबीए। अच्छा, इसमें एक और कंसेप्ट मैंने आपको बताया नहीं, मैं बता देता हूं, शायद मेंशन नहीं किया है। एक कॉस्ट एंड प्राइस भी याद रखना। कॉस्ट एंड प्राइस क्या ये, जैसे मानिए आप इनकम कैलकुलेट करते हो तो दो चीज का बड़ा मेजर फोकस करा जाता है, जिसको बोलते हैं कॉस्ट एंड प्राइस। कॉस्ट एंड प्राइस को भी देखा जाता है अगर किसी भी कंट्री की इनकम को निकालना है तो। और कॉस्ट क्या है, दो तरह की कॉस्ट होती है। सबसे पहली होती है फैक्टर कॉस्ट। क्या होती है? पहली होती है फैक्टर कॉस्ट और दूसरी होती है मार्केट कॉस्ट। क्या होती है? पहली होती है फैक्टर कॉस्ट और दूसरी होती है मार्केट कॉस्ट। ऐसे ही प्राइस दो तरह की होती है, एक होती है कांस्टेंट प्राइस, एक होती है, दूसरी होती है करंट प्राइस। करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस, ये दो तरह की प्राइस होती है। तो दो तरह की कॉस्ट होती है, पहली है फैक्टर कॉस्ट और दूसरी है मार्केट कॉस्ट। और पहला है प्राइस में कांस्टेंट प्राइस और दूसरा है करंट प्राइस। अब क्या है, सबसे पहले बताना फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। देखो, जैसे मानिए किसी भी फैक्ट्री में एक बिस्किट बनना है। क्या बनना है कि किसी भी फैक्ट्री में एक बिस्किट बनना है। अब बिस्किट बनने के लिए क्या क्या जरूरत है? बिस्किट बनने के लिए जरूरत है कि वीट की जरूरत है। दूसरी क्या जरूरत है? लेबर की जरूरत है, मशीन की जरूरत है, मशीन चलाने के लिए जरूरत है, और जो जगह है फैक्ट्री जहां पर लोकेटेड है उसकी भी जरूरत है। तो क्या है कि फैक्टर इनकम में सिर्फ ओनली ये देखा जाता है कि जो फैक्ट्री में उसकी प्राइस है, जो फैक्ट्री लेवल पर जिसकी प्राइस है प्रोडक्ट की, वो कहलाती है फैक्टर कॉस्ट। क्या कहलाती है? फैक्टर कॉस्ट क्या कहलाती है? जो कि फैक्ट्री लेवल पर जो प्राइस होती है दैट इज कॉल्ड अ फैक्टर कॉस्ट। क्या कहलाती है? फैक्टर कॉस्ट। जो फैक्ट्री लेवल पर प्राइस होती है दैट इज कॉल्ड अ फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट कॉस्ट क्या होती है? मार्केट कॉस्ट वो होती है जब इसके अंदर फैक्टर कॉस्ट के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स भी इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे मानिए एमआरपी, किसी भी प्रोडक्ट पर देखना आप एक एमआरपी लिखी होती है। क्या होती है एमआरपी? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आप देखना किसी भी प्रोडक्ट को आप लेने जाते हो तो उस पर एक एमआरपी लिखी जाती है, और एमआरपी क्या होती है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या होती है एमआरपी? मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है। अब ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस है ना, यही है मार्केट कॉस्ट। क्या है? यही है मार्केट कॉस्ट। इसी को बोलते हैं मार्केट कॉस्ट। जब फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दिया जाता है दैट इज कॉल्ड अ मार्केट कॉस्ट। समझ में आया मेरी बात को? तो मार्केट कॉस्ट क्या है कि जब फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स इन्वॉल्व कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ मार्केट कॉस्ट। समझ में आया मेरी बात को? अब समझेंगे कांस्टेंट प्राइस। देखो क्या होता है कि हर कंट्री अपना बेस ईयर डिसाइड करती है। हर कंट्री अपना बेस ईयर डिसाइड करती है कि देखने के लिए कि उस टाइम क्या था और इस टाइम क्या है। जैसे इंडिया का बेस ईयर है 2011 और 12। क्या है? 2011 और 12 है इंडिया का बेस ईयर। तो इंडिया कुछ भी डिफाइन करती है ना तो 2011 और 2012 को देखती है कि 2011 और 12 में क्या सिचुएशन थी। 2011 और 12 बेस ईयर में क्या सिचुएशन थी, अब क्या सिचुएशन है। तो महंगाई बढ़ी है या कुछ बढ़ा है। तो जब हम किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को बेस ईयर से देखते हैं, क्या
2011 और 2012 से देखते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट प्राइस। क्या है? कांस्टेंट प्राइस का मतलब होता है जब हम किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्ट प्राइस जब हम बेस ईयर से देखते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट प्राइस। बेस ईयर से देखते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट प्राइस। और बेस ईयर इंडिया कितना है? 2011 2012। अब ये डिसाइड कौन करता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन डिसाइड करती है बेस ईयर। 2015 से हमारे इंडिया का बेस ईयर था 2005 और 2006, बट 2015 के बाद इसको और बढ़ा दिया और कर दिया 2011-12। कितना कर दिया? 2011-12 कर दिया। तो समझ गए कांस्टेंट प्राइस क्या होती है? जब हम प्रोडक्ट की प्राइस देखते हैं बेस ईयर पर, क्या देखते हैं? बेस ईयर पर देखते हैं, इन्फ्लेशन इसमें इंक्लूड नहीं होता, दैट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट प्राइस। और करंट प्राइस क्या होती है? जो कि 2024 की जो प्राइस है जिसके अंदर इन्फ्लेशन भी इंक्लूड है, दैट इज कॉल्ड अ करंट प्राइस। जिसके अंदर इन्फ्लेशन भी इंक्लूड है, दैट इज कॉल्ड अ करंट प्राइस। समझ में आया मेरी बात को? तो करंट प्राइस क्या है? कि ये है करंट प्राइस और ये कांस्टेंट प्राइस। तो आप समझ गए कॉस्ट किस तरह की होती है? दो तरह की, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट। और ऐसे ही प्राइस भी होती है कांस्टेंट और करंट प्राइस। समझ गए मेरी बात को? और ये दोनों कंसेप्ट यूज करे जाते हैं जब नेशनल इनकम निकालते हैं। क्या है? ये दोनों कंसेप्ट को यूज करा जाता है जब नेशनल इनकम निकालते हैं। क्लियर? तो आप समझ गए कांस्टेंट प्राइस का। चलते हैं आगे। नेक्स्ट और लास्ट है जीबीए। जीबीए क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब क्या है कि देखो, आप जानते हो जीडीपी का मतलब क्या होता है? इट इज अ वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ ईयर। मतलब ये सारे गुड्स एंड सर्विस को इंक्लूड करता है, उनकी वैल्यू बताता है, दैट इज कॉल्ड अ जीडीपी। और ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट में वैल्यू को ऐड करना। क्या करना? वैल्यू को ऐड करना, दैट इज कॉल्ड अ ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब वैल्यू कैसे? जैसे मानिए, पहले इसकी डेफिनेशन आ रही, जेबी की डिफरेंस क्या होती है? तो देखो इसकी डेफिनेशन होती है, इट मेजर दी वैल्यू एडेड टू गुड्स। क्या है? ये मेजर करता है कि किसी भी गुड्स एंड सर्विस में जो वैल्यू ऐड करी है उसको मेजर करता है, दैट इज कॉल्ड अ जीबीए। अब सर आप एक एग्जांपल समझाइए, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो एग्जांपल लीजिए। जैसे मानिए मैं एक फैक्ट्री खोली, मैंने क्या खोली? फैक्ट्री खोली। किसकी? केक बनाने की। केक बनाने की एक फैक्ट्री खोल ली आपने या मैंने, किसी ने भी खोल ली। क्लियर? हालांकि अपन खोलेंगे नहीं, हम आईएएस बनेंगे। क्लियर? तो केक की फैक्ट्री खोली और केक में सबसे पहले क्या जरूरत है? वीट की जरूरत है। वीट के साथ साथ बेस की जरूरत है। बेस के साथ साथ क्रीम की जरूरत है। क्रीम के साथ साथ वी कैन से डिजाइन, उसको डिजाइन करने की भी जरूरत है। अब देखो वीट कितने की आई? मान लीजिए 20 रुपए की वीट आई। बेस कितने का आया? 10 रुपए का बेस आया। क्रीम कितने की आई? 10 रुपए की क्रीम आई। और डिजाइन कितने का हुआ? 10 रुपीज का डिजाइन हुआ। तो इसकी फैक्टर कॉस्ट कितनी हो गई? 20, 30, 40, 50। कितनी हो गई? 50 रुपीज। कितनी हो गई? 50 रुपीज। अब इसको मैं मार्केट में बेचूंगा। क्या बेचूंगा? मार्केट में इसको बेचने जाऊंगा। अब मार्केट में इसकी प्राइस रखी है मैंने 100 रुपीज। क्या हुआ है? 100 रुपीज मैंने इसकी प्राइस रखी है, जो कि 50 प्राइस थी फैक्टर कॉस्ट की, उसकी मैंने रखी है 100 रुपीज प्राइस। तो डिफरेंस कितना हुआ? 50 का डिफरेंस हुआ। तो मेरा वैल्यू एडिशन कितना हुआ? वैल्यू एडेड कितना हुआ मेरा हुआ 50 रुपीज। 50 रुपीज जो होगा वो जीबीए कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड 50। जीबीए क्या कहलाएगा? 50 कहलाएगा कि मेरा वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 50 का हुआ। तो ये क्या मेजर करता है कि कितनी वैल्यू ऐड करी है गुड्स एंड सर्विस में। क्लियर? और ये इंडिविजुअल। अब देखिए दोस्तों क्या है कि जीबीए बेस्ट को बोला जाता है। जीबीए क्या है? इंडिविजुअल सेक्टर की वैल्यू बताता है कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसने कितना कंट्रीब्यूट किया है, सेकेंडरी सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, और सर्विस सेक्टर ने कितना वैल्यू एडिशन किया है। कि इंडिविजुअल बताएगा, ये प्राइमरी का बताएगा इंडिविजुअल कि प्राइमरी ने कितना परसेंटेज ग्रोथ किया है, सेकेंडरी बताएगा कितना वैल्यू एडेड किया है सेकेंडरी ने,
और टर्सरी सेक्टर का भी डिफाइन करेगा। क्लियर, टर्सरी सेक्टर को भी डिफाइन करेगा कि इसने कितना वैल्यू एडिशन किया है। तो ये तीनों सेक्टर के अलग अलग वैल्यू एडिशन बताता है। और जो जीडीपी होता है वो जीडीपी डिफाइन करता है सारे गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ ईयर। तो देखना जीडीपी हमेशा परसेंटेज में डिफाइन करी जाती है। आपको मालूम है जीडीपी कभी ये नहीं बोली जाती कि प्राइमरी सेक्टर की जीडीपी अलग है, सेकेंडरी सेक्टर की जीडीपी अलग है, टर्सरी सेक्टर की जीडीपी अलग है। कभी बोलते हो क्या ऐसा? नहीं बोलते ना। जीडीपी तो हमेशा आप पूरी बोलते हो कि जीडीपी क्या है, पूरी जीडीपी 7% है। समझ रहे हो मेरी बात को? जीडीपी कितनी है? 7%। क्लियर, समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसमें क्या है, जीडीपी के अंदर सारे प्रोडक्ट इंक्लूड होते हैं और जीएनपी के अंदर इंडिविजुअल प्रोडक्ट इंक्लूड होता है, दैट इज कॉल्ड अ जीवीए, जिसमें वैल्यू एडिशन किसने कितना किया है, प्राइमरी सेक्टर ने वैल्यू एडिशन कितना किया है, सेकेंडरी सेक्टर ने वैल्यू एडिशन कितना किया है और टर्सरी सेक्टर ने वैल्यू एडिशन कितना किया है। क्लियर, समझ में आ गया? जीवीए भी समझ में आ गया। क्लियर, तो दोस्तों आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि व्हाट इज जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी एंड कॉस्ट एंड प्राइस, दैट इज कॉल्ड एंड जीबीए। ये आप पूरी तरह क्लियर हो गए होंगे। और मुझे लगता है कि अगर आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देख लोगे तो आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या होता है, कि जीडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है और जीएनपी क्या होता है। क्लियर, तो इसी के साथ लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए जय हिंद।